कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और उससे ठीक पहले मोदी 3.0 यानी कि जो तीसरा कार्यकाल है मोदी सरकार का, उसने अपने 100 दिन पूरे किए हैं। आज के दिन सबसे पहले आपको दो तस्वीरें देखना जरूरी है। पहली तस्वीर है राहुल गांधी की, जब वो आज अपनी अमेरिकी यात्रा से भारत लौटे। उनके समर्थक अब उन्हें शैडो प्राइम मिनिस्टर यानी कि भावी प्रधानमंत्री बुलाने लगे हैं। उनके अमेरिका दौरे में भी ये बात स्पष्ट हो गई थी कि चाहे भारत हो या अमेरिका, मोदी सरकार के ऊपर हमला करने की उनकी लाइन और लेंथ जस की तस बनी रहेगी। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है प्रधानमंत्री मोदी की, जो अपने जन्मदिन से एक दिन पहले अपने गृह राज्य यानी कि गुजरात में है। राज्य में पीएम के कई कार्यक्रम थे। उन्होंने गांधीनगर में लाभार्थियों से बातचीत की, फिर अहमदाबाद में 8,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। और गुजरात की धरती से ही पीएम ने अपने सभी आलोचकों को शायद सबसे मजबूत जवाब आज दिया। एक ऐसे वक्त पर जब विपक्ष मोदी सरकार को यू टर्न सरकार बता है, ये कह रहा है कि पीएम हर तरफ से घिरे हुए हैं, दबाव में हैं, खासकर उनके सहयोगी उन पर दबाव डाल रहे हैं। मोदी ने आज कहा कि ये मोदी है, ये किसी के दबाव में नहीं आता। सुनिए उन्होंने क्या कहा। दिल्ली में तो किसी पत्रकार महोदय ने पूछा, क्योंकि उस समय चल रहा था, लोग भांति भांति ये सारे आंकड़े घोषित करते रहते, ये करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि दुनिया में भांति भांति के देश बड़े बड़े टारगेट तय कर रहे हैं, क्या इसका दबाव है क्या आपके मन पर? और मैंने उस दिन जवाब दिया था मीडिया को, ये मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। फिर मैंने कहा था कि हां, मुझ पर दबाव है, और वो दबाव है हमारी भावी पीढ़ी के संतानों का। ये समिट हमारे बाद दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। तो मोदी साफ कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कुछ भी दबाव नहीं है। 100 दिन बीत चुके हैं और 100 दिन के बाद ये बात तो तय है कि अब लड़ाई नैरेटिव की है। कांग्रेस ने सरकार के पहले 3 महीनों को पूरी तरह से विफल बताया। मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ कानून व्यवस्था कुल मिलाकर एक बड़ी समस्या बन गई है सरकार में। उन्होंने मणिपुर की स्थिति का जिक्र किया, बेरोजगारी और महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमा के ढहने को सरकार की कुछ विफलताओं के रूप में बताया। लेकिन प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज आज बिल्कुल अलग थी। आज जब उन्होंने गुजरात में बात की तो ये साफ कर दिया कि तीसरा कार्यकाल तो सुचारू रूप से चल ही रहा है। वो जिस विजन के साथ काम कर रहे हैं वो विजन है 2047 का। कि जो मोदी जी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अपने पहले 100 दिन के प्लान का जिक्र करते थे, उनके सामने विफलताओं का एक पुलिंदा खड़ा है। और हमारा सवाल है कि क्या है प्लान? प्लान यह है कि आप बैसाखियों पर आ जाकर खड़े हैं, आपने यू टर्न की सरकार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, रेल ध्वस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, महिला सुरक्षित है, बेरोजगारी नित नया चरम छू रही है। यही है आपका रिपोर्ट कार्ड। यू टर्न सरकार पिछले 100 दिन से चल रही है और यू टर्न करने को मजबूर इस देश के लोकतंत्र ने किया है, इस देश के विपक्ष ने किया है। अगर आपका कोई गलत नतीजा देश के लोगों को कुप्रभावित करता है तो वो कानून नहीं बनेगा। लैटरल एंट्री, जिसमें कि आरक्षण को ताक पर रखा गया, ब्रॉडकास्ट बिल लाएंगे, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो कठिन सवाल कुछ पूछते हैं, उनका मुंह बंद करने की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश होगी। वक्फ बोर्ड बिल लाएंगे। यह कुछ नहीं था, यह सिर्फ पोलराइजेशन का, तुष्टीकरण का एक माध्यम था। फ्रेंड, फर्स्ट 100 डेज में हमारी प्रायोरिटीज भी दिखती हैं, हमारी स्पीड और स्केल का भी एक रिफ्लेक्शन मिलता है।
इस दौरान हमने हर उस सेक्टर और हर उस फैक्टर को एड्रेस किया है जो भारत के तेज विकास के लिए जरूरी है। 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को थर्ड टर्म दिया है। 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है, भारत के युवाओं को भरोसा है, भारत की महिलाओं को भरोसा है कि उनकी एस्पिरेशंस को पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं वो इस थर्ड टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को भरोसा है कि हमारा थर्ड टर्म उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। भारत को तेजी से टॉप 3 इकोनॉमीज में पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन 100 दिन के बाद क्या वाकई सरकार पर कोई दबाव नहीं है या ये एक दिखावा है? आइए देखें कि सरकार के आने वाले दिनों के लिए प्लान है क्या। सूत्रों के मुताबिक डिफेंसिव होने की बजाय केंद्र सरकार के इस कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लाने को लेकर सरकार आश्वस्त। जनगणना की कवायद भी जल्द ही शुरू की जा सकती है। इसमें जाति का कॉलम होगा या नहीं, इस पर फैसला अभी बाकी है। साथ ही साथ केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए भी कदम उठाने को तैयार है और कई और राज्य, उत्तराखंड के बाद और भी कई ऐसे राज्य हैं जो समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या सेक्युलर सिविल कोड लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो किसी दबाव में नहीं है, क्या ये आलोचकों को चुप कराने के लिए काफी है या फिर राहुल गांधी सरकार को बैकफुट पर लाने में कामयाब हो गए हैं? क्या सच में वो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर बन करके उभरे हैं? पर इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 100 दिन की सरकार इस वक्त कौन ज्यादा दमदार? हमारे साथ डिबेट पर जुड़ गए हैं डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, अतुल लोंढे पाटिल, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सुनील यादव साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और लेखक करण वर्मा। थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी से घनेंद्र भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अतुल लोंढे पाटिल, सबसे पहले आप बताइए, और कोई बोले उससे पहले खुद प्रधानमंत्री ने बोल दिया है ये मोदी है, ये दबाव में नहीं आता। उस दबाव में बोलने में काफ़ी दबाव महसूस हो रहा था। पहले दिन से शुरू हो गया, ये मोदी है, नहीं, ये एनडीए की सरकार है। और अकेले दिखने वाले झुंड में दिखे हमने पूरे मंच पर, झुंड में देखे अकेले दिखने वाले 2024 के पहले 4 जून के हमने झुंड में देखे हैं। तो दबाव तो दिखता है। 100 दिन पूरे और यूटर्न बरकरार, ये तैयार है। और देखना, कास्ट सेंसस का कॉलम डालना पड़ेगा। शैडो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं करवा लूंगा। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि हम एमएसपी जो है उसको कानूनन जामा पहनाएंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे और आरक्षण की 50% की मियाद जो लगा के रखी है उसे भी हटाएंगे। ये वायदा जो है ये शैडो प्राइम मिनिस्टर राहुल जी ने किया है। 6 यूटर्न लिए हैं, 6 यूटर्न। और किस बात की? जिस रेल प्रोजेक्ट का छोटा सा एक उन्होंने आज इनॉग्रेशन किया है उसको 2003 में उन्होंने स्टार्ट किया था, उनके पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद के। 2005 में उसको सैंक्शन कुछ ही हफ्तों में, 3-4 हफ्तों में कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए सरकार ने दे दिया था। 2024 लग गए। 2024 क्या हुआ वाइब्रेंट गुजरात का? कितने बड़े बड़े आपने एमओयू किए थे, सब फेक एड्रेस। बैंक पूछती है कहां हो, एड्रेस ही पता नहीं, एड्रेस पर कोई है ही नहीं। जाके पूछ लो वाइब्रेंट गुजरात का क्या है। जीएसपीसी का क्या हुआ? 19,000 करोड़ का घोटाला जीएसपीसी का, वो आज तक दबा हुआ है। सारी चीजें निकलेगी, धीरे धीरे बाहर निकलेगी। ठीक है। लेकिन देखिए कि पहले दिन मोदी सरकार से जो एनडीए सरकार हुई है वो बरकरार है। आज हम सुन रहे हैं शायद एक कॉलम कास्ट का भी डाला जाएगा, तो ये एक यूटर्न हो गया। अग्निपथ आधा यूटर्न है, उसको पूरा करना है।
100% जो है अग्निपथ खत्म कर रेगुलर हमारे फौजी जो है उनको रेगुलर स्टेटस और एक सम्मान देना है, मिलिट्री को मजबूत करना है। देखिए महिलाओं के बारे में देखिए, ठीक है, एक एक करके चलिए। आप कह रहे हैं कि ये जो मोदी जी ने बोला है, और अब एक एक करके करते हैं, एक एक करके हर चीज पे हम बात करेंगे। अजय आलोक, ये कहना ही कि मोदी दबाव में नहीं है, यही दिखाता है कि कितना दबाव है कि उनको आकर के बताना पड़ा कि भाई मैं झुकने वाला नहीं हूं। पंजा जी, कुंठित मन, पीड़ित मन हमेशा व्यथित रहता है और व्यथा से अपनी पीड़ा बयान करता है। वो व्यथा मुझे दिख रही है कि सत्ता से 11वें वर्ष दूर रहने के बाद कितना तड़फड़ाहट चरफड़ाहट जब राहुल गांधी में है तो अतुल जी में क्यों नहीं होगी। पूरी पार्टी बेचारी वैसी तड़प रही है, छटपट छटपट जल बिन मछली। क्या करें, अभी तो 25-30 साल ऐसे ही रहना पड़ेगा। हम लोग जाने वाले नहीं हैं 2047 तक, भारत को विकसित बना के ही जाएंगे और तब तक आप समाप्त हो जाइएगा। उपलब्धि क्या है ये देखना चाहिए, जो देश को भी देखना चाहिए। मोदी 3.0 पहला 100 दिन, आपको याद होगा पंजा जी, इस 100 दिन की तैयारी हमने चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर दी थी, जब सारे विभाग को बुला के बोला था कि इस चुनाव के दौरान आप लोग सब तय कीजिए, रोड मैप बना के रखिए कि अगले 100 दिन में हमें किस पर फोकस करना है। क्योंकि हमें विश्वास था कि जनता हमें तीसरी बार मौका जरूर देगी मोदी जी के नेतृत्व में, और वही हुआ। एनडीए की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सरकार ये मोदी सरकार है, याद रखिए। एनडीए हमेशा साथ में था, जब हम बहुमत में थे तब भी अकेले, या जब हम आज बहुमत में नहीं है तब भी। एनडीए हमेशा सरकार का हिस्सा रही है और आज भी हिस्सा है, इसलिए गलतफहमी मत पालिए। पहली बात, और गलतफहमी में रहना है तो आज ही गुजरात के गांधीनगर में चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेश छोड़ के गांधीनगर में आए थे रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम की सारी मीटिंग्स अटेंड करने, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश के लिए रिन्यूएबल एनर्जी करना चाहते हैं। ये होता है डेवलपमेंट का विजन, कि जब मुख्यमंत्री अपनी स्टेट के विकास के लिए दूसरे स्टेट में जाके कन्वेंशन और सेमिनार अटेंड करता है। एक अलग कार्य संस्कृति बन चुकी है पंजा जी, जहां एनडीए का हर मुख्यमंत्री, बीजेपी का हर मुख्यमंत्री सिर्फ विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि चुनाव कैसे जीतना है, वो ये नहीं सोच रहा है कि समाज में वैमनस्य कैसे बढ़ाना है, वो ये नहीं कह रहा है कि सिखों को कड़ा कगड़ी और प्राण पहनने में इस देश में दिक्कत हो जाएगी, वो ये नहीं सोच रहा है कि मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, वो ये सब नहीं सोच रहा है। वो पन्नू की तारीफ नहीं लेना चाहता है, वो इस देश के विकास में अपना सर्वाधिक योगदान देना चाहता है। पर अतुल लोंढे पाटिल कह रहे हैं कि ये सब भी जो इम्पैक्ट है वो राहुल गांधी का इम्पैक्ट है। राहुल जी ने कश्मीर में क्या बोला, उन्होंने कहा कि सरकार आज हम चला रहे हैं, जो फैसले आपकी सरकार ले रही है ना, वो राहुल जी जाकर के मंच पे बोलते हैं, 10 दिन बाद आप कहते हैं कि हम कर देंगे। राहुल गांधी इम्पैक्ट है, वो शैडो प्राइम मिनिस्टर है। अरे 90 लाख सेल्फ हाउसिंग ग्रुप कांग्रेस ने कभी बनाया था क्या? हाँ, वो हमने बनाए महिलाओं के, और आज लखपति दीदी 1 करोड़ से ज्यादा बन गई। कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? हमने मना किया था 65 साल में। 18,000 गांवों को बिजली मोदी 1.0 में दी थी, आज मोदी 3.0 में हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। कांग्रेस को किसी ने मना किया था? 45% नल का जल हम इस देश के घरों में पहुंचा चुके हैं, कांग्रेस को किसी ने मना किया था? राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी का कभी कभी आपको ग्रे मैटर पे आश्चर्य नहीं लगता है? किससे कंपैरिजन कर रही है? कहां राहुल गांधी, कहां बाकी, मैं तो पीएम का नाम भी नहीं लूंगा। वो तो बाय वर्च्यू ऑफ गांधी परिवार के हैं, तो इसलिए लीडर ऑफ पोजीशन बन गए, नहीं तो उनसे तो बहुत सारे काबिल कांग्रेस में हैं, मैं जानता हूं। अतुल लोंढे पाटिल उनसे ज्यादा काबिल हैं, ये भी मैं जानता हूं। देखिए, इस नेगेटिव क्रिटिसिज्म को छोड़ते हैं, छोड़िए, राहुल गांधी की बात आज मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से देश की जनता को पता चले कि क्या क्या हुए काम। रिमार्केबल काम, 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट 100 दिन के अंदर, ये आज तक कभी इस देश के इतिहास में नहीं हुआ। 75 साल में 75 साल में नहीं हुआ। 15 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन शुरू। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप देखिए, 3 लाख करोड़ के खाली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, 10 नए पोर्ट बंदरगाह डेवलप कर रहे हैं। वधावन पोर्ट जो हमारा होगा वो वर्ल्ड के टॉप 10 पोर्ट्स में से होगा। क्या ये भारत की उपलब्धि नहीं है? हमें विश्व की तीसरी नंबर की इकोनॉमी तो बनना ही 1 साल के अंदर, हमारा टारगेट है दूसरी पे जाने के लिए। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट नहीं होंगे तो कैसे करेंगे हम? ठीक है, विजन क्लियर है। अतुल जी के सामने छोटा सा फैक्ट चेक भी किया। जब आज मोदी जी बोल रहे हैं कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, कुछ काम नहीं करता, हम 2015 का जाकर के हमने चेक किया कि सच में ऐसा उन्होंने बोला था। एक बार सुनते हैं कि उस वक्त के जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनके सामने मोदी जी ने क्या बोला था, एक बार वो सुन लेते हैं।
Minister, I wanted to go back to climate change. White House officials have said that they hope that the recent U.S.-China agreement can spur countries like India to make similar commitments to cut emissions. I'm wondering if you feel any pressure to take that kind of action because of the China agreement, and can a Paris climate summit produce a substantial result without that type of commitment from India? मैं समझता हूं कि भारत एक स्वतंत्र देश है, उस पर न किसी देश का न किसी व्यक्ति का प्रेशर काम आता है, लेकिन प्रेशर है। प्रेशर इस बात का है कि हम भावी पीढ़ी को कैसी पृथ्वी देना चाहते हैं। क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रेशर है। तो देखिए 2015 और 2024 सुर वही है प्रधानमंत्री के, कोई दबाव नहीं है, हम वही करेंगे जो हमारा मन है, जो हमारा विजन है। आप कह रहे हैं कि दब गए, बदल गए, पलट गए। अतुल जी थोड़ा फैक्ट मैं भी आपको चेक करा देता हूं। ये कभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं किया। अमेरिका में जब प्रेशर आया बाइडेन जी का, तो इन्होंने कहा नहीं हम 2 ही सवाल लेंगे, एक सवाल में प्रेस जो है वो लपेटनी पड़ी। अब इन्होंने कहा सीएम हमारे काफ़ी विजन देखते हैं, सीएम सिर्फ विकास की बात करते। पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी है। एक नगर पार्षद को मुख्यमंत्री बनाया है, हमने देखा है गुजरात में, वही हरियाणा में वही हालत है, और वही हालत मध्य प्रदेश में। फिर क्यों बदले भाई? आपके इतने मुख्यमंत्री विकास कर रहे तो। मैं अजय आलोक जी को और एक फिगर बता दूं, देश में 6.5 लाख गाँव है, 6,22,000 गाँवों तक का बिजली पहुंच चुकी थी। आपने कहा हमने पूरी बिजली कर दी, आपके ही चैनल ने पोल खोल दी थी कि सिर्फ पोल लगे हैं, तो बिजली की तार तो लगी ही नहीं है। आपके चैनल ने खोली थी वो पोल, 2018 की बात है, मैं अभी नहीं बोल रहा हूं। सब बोल कर दिया था इन्होंने। 18,000 गांव नहीं हुए इनसे पूरे आज तक, और ये सच्चाई है। देखिए आप जितना झूठ बोलोगे सामने आएगा। सारे 100 दिन में क्या तो पुल जल समाधियां ले रहे हैं, महिलाओं के रोज बलात्कार हो रहे हैं, ये इनके सारे लोग जो है ये बलात्कार में इन्वॉल्व है। ये मेरे महाराष्ट्र की लिस्ट है सिर्फ, इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह जरूर डाले हैं हमने। ये एबीवीपी का है, 4 दिन पहले इसको बलात्कार के केस में पकड़ा गया है। हमने ये भी देखा है अयोध्या में कल कुछ लोगों को मुस्लिम भेष में जाकर इस देश में राइट्स फैलाने की कोशिश की। अच्छा हुआ पुलिस ने वो जो है बिड नाकाम कर दी। ये भी देखा है हमने। ये भी देखा है 100 दिन में 104 अपराध महिलाओं के खिलाफ, और पीड़िताओं की संख्या 157। हमने नीट पेपर का लीक देखा, यूजीसी नीट का देखा, सीएसआर नीट का देखा, नीट पीजी का पेपर लीक देखा। रुपया जो कहते थे, नरेंद्र मोदी जी कहते थे 2014 में, जब रुपया गिरता है आईसीयू में जाता है सरकार जो है उसकी भी साख गिरती है। 58 रुपए पे बोला था, आज करीब 83 रुपए के आसपास रुपया है। कौन से आईसीयू में है रुपया? जब आपको रशिया सस्ता तेल दे रही है तो लोगों पर टैक्स पे टैक्स थोप के आप उनसे पैसे वसूल कर रहे। आपके एक मंत्री को कहना पड़ता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पे आपको जीएसटी हटाना पड़ेगा, हर चीज पे सास पे जीएसटी। आज मेरे एक बहुत करीबी मित्र की मृत्यु हो गई, तो मैं वो सामान खरीदने गया, उस पर भी जीएसटी। बोलना नहीं चाहिए, ये व्यक्तिगत बात है मेरी, लेकिन मैं आज गया, आज तक मैं कहता रहा, पेपर पे आता रहा, आज मैंने वो महसूस किया। ठीक है, हर चीज पर आपने लोगों को चूसना शुरू कर दिया, हड्डी से खून निकाल रहे हो आप, और आप बात कर रहे हो कि हमने बहुत काम किया है। ठीक है, करण वर्मा बार-बार समाधियां ले रहे, बार-बार अगर एक ही बात कहते रहे तो वो सच नहीं हो जाती। यू टर्न तो हुआ है, 5 यू टर्न आज कांग्रेस ने गिनाए। एक बार वो तस्वीर दिखा दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई आपने लैटरल एंट्री, ब्रॉडकास्ट बिल, सब कुछ वापस ले लिया। आप लोगों के सामने आके भले से ही कह दे कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क तो थोड़ा थोड़ा पड़ता है। वक्फ भी जेपीसी पे चला गया। करण वर्मा तो पद्मजा जी, ये सरकार हमेशा से लोगों की सुनती रही। हमें फार्म बिल्स याद है, हमें लैंड एक्विजिशन एक्ट याद है, ये भी इन्होंने वापस लिए थे, जनता के दबाव में लिए, जो भी कहा, आंदोलन के दबाव में लिए, जनता की सुनी बात, जैसे भी कहें। पर जरा हम समझते हैं 100 दिन में हुआ क्या है। अगर हम 100 दिन की बात कर रहे हैं, मैं हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं उनको बता दूं कि आज रिकॉर्ड लो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन, और ये आंकड़े हैं 3.65%। आज सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे है 83,000। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट 3.1% है, जो कि वन ऑफ द लोज है ऑफ द लास्ट 6 इयर्स। ये सत्य है। जीएसटी कलेक्शन 2.19। एक सेकंड, अब पद्मजा जी प्लीज, पद्मजा जी करके आपको पूरा मौका मिला। उन्होंने बोलना शुरू किया, आपको मैं वापस आपके पास आऊंगी। हाँ, जीएसटी कलेक्शन 2.1 लाख करोड़, हाईएस्ट एवर अगेन।
तो अगर मैं ये कहूं कि ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ 100 दिन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100 दिन में 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स ग्रीनलिट हुए हैं, 11 लाख लखपति दीदी ऐड हुई हैं, और प्रधानमंत्री ने जो, मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, 11.11 लाख करोड़ रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें से कि 3 लाख करोड़ एलोकेट भी हो गए। तो एक बात समझिए पद्मजा जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, इस सरकार ने अपनी रफ्तार नहीं खोई है, विकास की बात करी। और दूसरी तरफ क्या बात हुई, मैं तो अतुल जी से बड़ी इज्जत से बात बता रहा हूं, कर्नाटका में क्या हुआ, 1200 किसानों ने सुसाइड किया है पिछले 12 महीनों में। ठीक है। कर्नाटका में चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, मिल्क हो, सबके रेट हाई हुए हैं। तेलंगाना में आज पेट्रोल हाईएस्ट रेट पर है। पंजाब में क्या हुआ, इनको अपने वेलफेयर स्कीम्स वापस लेनी पड़ी बिकॉज डेट है। हिमाचल में क्या हुआ, ये सैलरीज नहीं दे पा रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। कांग्रेस और एनसी क्या कर रहे हैं, कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो खटाखट राजनीति है ये फेल हो गई इस 100 दिन में, और विकास वाली राजनीति आज भी पटरी पे है। ये है मुख्य नैरेटिव इन 100 दिन। ठीक है अतुल जी, इस सरकार की रास्ता और रफ्तार एकदम तय है, आपका खटाखट मॉडल वो लड़खड़ा रहा है। ऊंच नीच होती रहती है, थोड़े बहुत स्पीड ब्रेकर हर किसी के लिए आते रहते हैं, बट आपका खटाखट मॉडल तकलीफ में है और रास्ता और रफ्तार इस सरकार की तय है। देखिए, खटाखट मॉडल अगर प्रॉब्लम में होता ना करण जी, तो जब $112 प्रति बैरल था ना तेल, तब 72 रुपए का पेट्रोल मिलता था और 58 रुपए का डीजल मिलता था, और टैक्स 3 रुपया 46 पैसे, 9 रुपया 56 पैसे और 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से था, जो आपने 32-33 रुपया और 18 रुपया तक ले गए। और ये कम था तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर से, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से 2 रुपया और 4.5 रुपये लगाए। मैं, क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता ही हो, तो इसलिए मैं उसी तरह से जवाब दूंगा आपको। आप देखिए कि जब डॉलर 58 रुपया था तो आपने बहुत बड़ी बड़ी बात की थी, बहुत बड़ी बड़ी बात की थी। आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी। आपने महाराष्ट्र की इलेक्शन लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। 5000 से ज्यादा वो कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे, यहाँ पर हुई है। ये तो सरकार बोल रही है वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे। एक मिनट पद्मजा जी, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। चार स्टेट्स के इलेक्शन नहीं कर पाए एक साथ में, ये 6 महीने के अंदर। पूछ लेते हैं अजय आलोक से। अजय आलोक, चैलेंज है आपको, क्या आप वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे नहीं लाएंगे? एक मिनट, नहीं, मुझे करण जी का पूरा जवाब देने दीजिए ना। जीएसटी कलेक्शन, अच्छा ठीक है, जवाब दीजिए, फिर मैं इन्फ्लेशन की बाकी लोगों को भी चर्चा में लाना चाहती हूं। आप टैक्स पे टैक्स ठोक रहे हो, आपने 2 दिन पहले इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है पाम ऑयल पे, सोयाबीन पे, पाम ऑयल पे, खाने के तेल पे आपने कल इंपोर्ट ड्यूटी लगाई। कब लगाई? जब सोयाबीन किसानों के पास चला गया। अब जो कंज्यूमर से शहर में, उनको कम से कम 250 रुपया है जो ज्यादा मिलेगा लोगों को, और किसानों के हाथ में पैसा ना जाते हुए आपके जो प्यारे व्यापारी है, वो प्यारे व्यापारी के हाथ में सारा पैसा जाएगा। तो व्यापारियों के लिए करते हो। आपने कहा कि लोगों के प्रेशर में आए, 750 किसानों ने यहाँ पर शहादत दी। उसके बाद भी जब यूपी का चुनाव आया, हारने के डर से उन्होंने किसान बिल वापस लिए हैं। ये सारा श्रेय हरियाणा के और पंजाब के और देश के किसानों को जाता है। करण वर्मा काउंटर कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। आपकी पोल खोल रहा हूं मैं। अरे आप पोल खोल ही नहीं सकते, आप पढ़ लिख के नहीं आए। जीएसटी का कलेक्शन कैसे हुआ बताइए मुझे। मैन्युफैक्चरिंग 15.14% महाराष्ट्र में कम हुआ है। डीजल के रेट आपने पिछले एक साल में मैन्युफैक्चरिंग, ये आरबीआई का रिपोर्ट है कल का। पद्मजा जी इनको बताइए जरा, ये पढ़ लिख के नहीं आए हैं। कर्नाटक और स्पेस टेक्नोलॉजी है ना आपके पास भी, रास्ते बनाने की बड़े बड़े गड्ढे में सीधा जा रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से लोग। अच्छा करण अपनी बात पूरी कीजिए। अरे आपके राजस्थान में सबसे ज्यादा टैक्स है, आपके हरियाणा में सबसे ज्यादा टैक्स है, हर जगह वैट सबसे ज्यादा है। और आपने 32 रुपए 33 रुपए लेके 40 लाख करोड़ निकाले, उसकी बात नहीं करते आप। ये तो सरकार ने पेट्रोल डीजल पे इतना टैक्स लगाया है। ठीक है, एक $50 सुनील जी आप कह रहे हैं कि आत्मविश्वास जो है सरकार का वो डगमगा गया है। उल्टा सरकार कह रही है हम तो जितनी चीजें हमने प्रॉमिस की थी, जो हमने वादे किए थे, यूसीसी आएगा, वन नेशन वन इलेक्शन आएगा। वो रिपोर्ट रामनाथ कोविंद जी की पड़ी है सरकार के पास, और इसी कार्यकाल में हम ये सब करके जाएंगे। अगर किसी को डर होगा कि सरकार गिर जाएगी, सरकार डोल जाएगी, वो ऐसे वादे करेंगे ही क्यों? देखिए पद्मजा जी, मैं केवल एक बात कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का जो डायलॉग है ना, आप अगर उस पर भरोसा कर गए तब तो फिर आप बीजेपी को नहीं समझ पाएंगे। इनका बहुत पुराना डायलॉग था गरीबी को लेकर के, इनका डायलॉग था महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के। इन्होंने कहा था हम रुपए को डॉलर के बराबर ला देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, बुलेट ट्रेन ले आएंगे, स्मार्ट गांव बना देंगे, सड़कें बना देंगे। इनमें कुछ हुआ है क्या?
अगर हुआ हो तो हम मोदी जी की ये बात मान लें। भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप, और 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। क्यों नहीं आपने महाराष्ट्र का चुनाव साथ कराया? क्यों नहीं झारखंड का चुनाव साथ कराया? क्योंकि आपको महाराष्ट्र और झारखंड में खरीद फरोख्त करनी है, बेईमानी करनी है, जो आपका नेचर है। और मैं अभी सुन रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी को, वो कह रहे थे कि नहीं, हम किसी के दबाव में नहीं हैं। अगर हम पर प्रेशर है तो बेरोजगारों को लेकर के, आप पर अगर बेरोजगारों का प्रेशर होता तो रोजगार आप निकालते। अगर आप पर प्रेशर महंगाई का होता तो महंगाई कम करने की बात करते। आप पर अगर प्रेशर भ्रष्टाचार, आज माननीय मोदी जी गुजरात में है ना, गुजरात में अभी हम रिपोर्ट देख रहे थे आपकी चैनल में, जो 100 साल के लिए पुल बना था वो 3 साल में टूट गया है, जर्जर हो गया है। कहाँ गया पैसा? ये सड़कें टूट रही, पुल टूट रहे हैं, एयरपोर्ट टूट रहे हैं, एक्सप्रेसवे टूट रहे हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार में इनका राष्ट्रवाद है, ये जब कहें कि हम राष्ट्रवादी हैं तो समझ जाओ ये भ्रष्टाचारी हैं। जब कहें कि हम राष्ट्रवादियों के समर्थक तो समझ जाओ ये बलात्कारियों के समर्थक हैं। ये असल मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप इनसे कहिए ना, इनसे पूछिए जाति जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे। यू टर्न हम लोग नहीं कह रहे हैं भाई, आप लगातार यू टर्न ले रहे हैं तो हम कह रहे हैं यू टर्न। आपने 100 दिन में क्या किया? अजय आलोक, नाम बड़े और दर्शन छोटे किया है। और सुनील यादव कह रहे हैं कि सुनील यादव कह रहे हैं कि ये बात ही एक जुमला है कि हम दबाव में नहीं है। पद्मजा जी, मैं आज नेगेटिविटी करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, कोई उपाय बचता नहीं है। जब तक आईना नहीं दिखाया जाए, ये लोग मानते नहीं। अब सुनील भाई हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, सबकी सुनते भी हैं, तब अपनी बात कहते हैं। आज पता नहीं क्या हो गया। अभी करण जी ने उनको बताया कि रिटेल इन्फ्लेशन इंडेक्स सबसे कम है, तब भी कह रहे हैं महंगाई कम नहीं हुई। अभी सुनील जी ने बताया कि करण जी ने बताया कि रेलवे के इंटीग्रेटेड कॉरिडोर योजना में 4.75 मैन पावर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा अगले 3 साल में। सुन ही नहीं रहे। अभी मैंने बताया प्रधानमंत्री योजना में जो यूथ को स्किल करने की जरूरत है, हम 4.2 करोड़ यूथ तक पहुंचेंगे, और 20 लाख लोगों को हर साल स्किल्ड करेंगे, और उसके लिए इंटर्नशिप योजना है। बजट भी नहीं पढ़ रहे, गजब हालत है भाई। अभी अतुल लोंडे पाटिल सोया क्या बोल रहे थे? अतुल जी, कच्चे पाम सोया सूरजमुखी तेल के आयात, मतलब जो फॉरेन से मंगवाते हैं, उसके ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है 12.5% से 32.5%। और क्यों? रिफाइंड तेल के ड्यूटी के ऊपर 13.75 से 35.75 किया गया, जो आयातित होगी, इंपोर्टेड। क्यों? ताकि इंपोर्टेड तेल खरीदने से लोग बचें और हमारे किसानों को फायदा हो। लेकिन आप पढ़िएगा नहीं, आपको अपना कांग्रेस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कांग्रेस का रिसर्च थिंक टैंक के डेटाज आते हैं, लेकिन डेटा वो ही बताया कीजिए ना जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो। लेकिन लगातार नेगेटिविटी, अरे बर्बाद कर दिया आपने हिमाचल को, कर्नाटक को। भाई सामने दिख रहा है, जब मुख्यमंत्री कहता है कि मैं सैलरी नहीं लूंगा 2 महीने की सैलरी नहीं लूंगा मैं। खटाखट योजना में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर कैसे लाइन लगी थी, एक मिनट बीच में नहीं, मैं एक भी और भी नहीं बोलता हूँ। एक ही सवाल, खटाखट योजना के तहत चुनाव के बाद 5 जुलाई को कैसे कांग्रेस दफ्तरों के बाहर भीड़ लगी थी? एक काउंटर क्वेश्चन लेने देते हैं, एक काउंटर क्वेश्चन। हाँ, लेने दीजिए, हाँ ले लीजिए। सोयाबीन की फसल कितनी फसल आती है साल भर में? सोयाबीन की कितनी फसल आती है साल भर में, आलोक जी? सोयाबीन के किसानों को जो नुकसान हो रहा था, उसी के देखते हुए नीति बनाई थी। नीति कभी बनाई है आपने? सोयाबीन की कितनी फसल आती है साल में? पढ़िए ना ठीक से, क्या नीति जो इंप्लीमेंट होने जा रही है। हो गया आपका सवाल हो गया। अभी आगे सुनिए। अरे सवाल हो गया आपका, सुनिए ना आगे आराम से। व्यापारी के पास यार लग रहे हैं, कभी करण जी को भाजपा प्रवक्ता बना दे रहे हैं। अभी 1-2 सवाल पंद्रह जी पूछेगी तुमको मोदी मीडिया कहने लगेगा। सुनिए पंद्रह जी ऐसे चलता है, मैंने एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है अजय आलोक। नहीं, उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक बार भी उल्टा सवाल पूछा। मैं कभी किसी का इंसल्ट नहीं करता, मुझे अपनी बात कहने का हक है ना, अधिकार है ना। इन्होंने व्हाट्सएप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो भी आप मुझे बोलने नहीं दीजिए। फैक्ट्स रखिएगा, आप अपने फैक्ट्स इनको बोलिए ना जरा शांति से रहने। डॉक्टर अजय आलोक, गलत आंकड़े मत डालिए, गलत आंकड़े। नहीं, मैंने तो सवाल पूछा, आपको पता ही नहीं डॉक्टर। उसके बाद सुनील भाई ने कहा कि सड़कें कहां बनी, आपको पता ही नहीं। सड़कें गई, सुनील भाई को बोल रहा हूं भाई, आपको नहीं बोल रहा हूं। सड़कें कहां बनी? सुनील भाई बोल रहे हैं सड़कें कहां बनी। सुनील भाई गाजीपुर से आज लखनऊ पहुंचने में 2.5 घंटे लगते हैं, जिनके 2.5 से 3 घंटे। सड़कें नहीं बनी तो ऐसे ही एक्सप्रेस वे पे फराटे मार के पहुंच गए। और लखनऊ से दिल्ली नोएडा पहुंचने में आपको मात्र 2.5 घंटे लगते हैं। सड़कें नहीं बनी तो ऐसे ही पहुंच गए। खुद ही आपके अखिलेश जी ने बनवाया भाई लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, कम से कम वो सड़क तो मानिए। अगर पूर्वांचल नहीं मानते हैं तो बुंदेलखंड नहीं मानते हैं तो गंगा एक्सप्रेसवे नहीं मानते हैं तो अपनी सड़कों को भी भूल जाते हैं।
क्या हो गया है? नेगेटिविटी की पराकाष्ठा पे जा रहे हैं सुनील आप। यादव जी, ये नेगेटिविटी अरे है, चुनाव आते आते काम रहेंगे, हो रहा है, सत्ता में लोग नहीं जानबूझ आना के है देखना 20-25 नहीं चाहते, नेगेटिविटी फैला रहे हैं। देखिए नहीं देखिए, नेचुरली मैं तो बोल रहा हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या चाहिए, जाके देखिए सामने। आप बताइए पंडित जी, हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बन गए? सुन लीजिए, अरे मैं तो सुन रहा था। तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बन गए? ठीक है, 1.8 ट्रिलियन डॉलर ये छोड़ के गए थे हमारी इकोनॉमी को, आज हम 4 ट्रिलियन डॉलर कैसे बन गए? हवा में पैसे पैदा हो गए क्या? सुन लीजिए मनमोहन सिंह ने कहा था ना कि हवा में छड़ी घुमाने से पैसे नहीं आते। सुनील जी, ठीक है सुनील जी, हमने तो करके दिखाया है। अच्छा आलोक जी, अब सुन लीजिए, आपने किया क्या मैं बताए दे रहा हूं। एक तो आप देश की आवाज को, देश के गुस्से को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि करण जी की ही बात माननी है तो आप अपना वित्त मंत्री बदल दीजिए, करण वर्मा को वित्त मंत्री बना दीजिए। एक दूसरी बात, आप सड़कों की बात कर रहे हैं, आप आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे देख लीजिए, 10 साल होने जा रहे हैं उसको, कहीं अगर टूटा हो। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चल के देख लीजिए, और जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके आए थे, एक बारिश नहीं झेल पाया। ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो पूर्वांचल का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। अस्पतालों में दवा क्यों नहीं है? अरे सुन लीजिए, अरे भाई बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करके दिल्ली नहीं पहुंचे, वो बैठ गया। देखिए, कोई बात आप बहुत तेजी से झूठ को सच बताएंगे तो देश सच नहीं मान लेगा। अच्छा बताइए, उस रिपोर्ट को मानते कि नहीं जो जहां माननीय प्रधानमंत्री। अच्छा, एक सवाल मेरा भी काउंटर है। 100 साल के लिए पुल बना, ठीक तो है, 3 साल में एक सवाल में भी काउंटर पूछ लूं। एक काउंटर सवाल डॉक्टर अजालू, एक काउंटर सवाल डॉक्टर अजालू, आपको क्या, आपको क्या लगता है? एक काउंटर सवाल आपको। रामपुर का एक गांव है, एक मिनट सुनिए सुनील जी, रामपुर सीट आपने जीती है, रामपुर का एक गांव है, ठीक है, मुर्शिदापुर करके, वहां पे कुल मिला के पीएम आवास योजना में 136 घर बने, 136 में से 132 घर मुसलमानों को मिले। ये किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया कि हमने किया? 1 करोड़ अभी तक 4 करोड़ घर हम बना के दे चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 3 करोड़ और घर बनाने पे काम शुरू हो गया है। ये कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? बता दीजिए। 132 घर आपने मुसलमानों को दिए, पर वोट तो समाजवादी पार्टी ले गई। डॉक्टर अजय आलोक, यही तो हम बात कर रहे हैं कि काम भले से ही आप कर रहे हैं, पर वोट आपको बिल्कुल ले गई। अरे बिल्कुल ले गई। आलोक जी, नहीं मिल रहे मुसलमानों को वोट, तो क्या मुसलमानों के लिए काम करना छोड़ दें? सुझाव मान लीजिएगा आप। नहीं छोड़ सकते हैं ना, हमें वोट दें चाहे नहीं दे, हमें सबको साथ लेके चलना है, देश तभी आगे बढ़ेगा। इनको सिर्फ मुसलमानों को लेके चलना है, दिक्कत यही है। देखिए, आप बीच में बोल करके दूसरे का समय खराब कर सकते हैं। केवल हम आपको एक सुझाव दे रहे हैं, आप मान लीजिए। आप सरकार में हैं, हम विपक्ष में हैं, विपक्ष आईना होता है। अगर हम आपको आईना दिखा रहे हैं, उस आईने में भ्रष्टाचार दिख रहा है, बलात्कार दिख रहा है, लूट दिख रही, बेईमानी दिख रही, झूठ दिख रहा, झूठी गारंटी दिख रही है। ठीक है, आपके पाप है भाई। ठीक है, घरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए आम आदमी पार्टी से। कुकर्म है, आपकी आंखें वही देखती हैं, मोदी के पर करण वर्मा एक चीज वही देखती हैं, और दूसरी चीज होती है नैरेटिव। क्या राहुल गांधी जो लगातार हमले कर रहे हैं सरकार पर, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगाया है सरकार का? क्या वजह हो सकती है कि एक मंत्री हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, एक एमएलए हैं शिवसेना के, वो कह रहे हैं 11 लाख रुपए दे दूंगा मैं कि अगर कोई राहुल गांधी की जबान काट के मेरे पास ले आए। तो कुछ तो असर हुआ है ना, जो लगातार राहुल गांधी हमले सरकार पे कर रहे हैं। एक बार सुन भी लेते हैं कि दोनों ने क्या बोला है, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। निवडणुकीमध्ये संविधान धोक्यात आहे, संविधानामध्ये हे आपलं आरक्षण संपवणार आहे असा फेक निगेटिव्ह नेरेटिव्ह ठेवून त्यांनी समाजाची मतं घेतली आणि आज ते आरक्षण संपवण्याची भाषा करून आलेत। म्हणजे 100% त्यांना मागासवर्गीयांचं, आदिवासींचं, ओबीसींचं सगळ्यांचं आरक्षण त्या ठिकाणी संपवायचं आहे। या राहुल गांधींनी हे जे शब्द बोलला कि आम्हाला आरक्षण संपवायचं आहे, माझं आव्हान आहे की या राहुल गांधी जी जो जीप छाटेल त्याला 11 लाखाचं बक्षीस मी माझ्या वतीने त्या ठिकाणी देईल। इस बार तो सबसे बुरी बात जो सिखों को बांटने की कोशिश की है, जो कहा है यहाँ पे कितने सिख खड़े हैं। और मैं अभी गुरुद्वारा जा रहा हूँ, मैंने चैलेंज किया ओपन में, स्टेज पे बोल के खड़ा, कोई सिख यहाँ पे जो खड़ा है किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, कोई सिख यहाँ पे बोल पे भागलपुर में भी मुझे
किसी ने बोला अभी आप कड़ा नहीं डाल सकते, किसी ने कहा वो पगड़ी नहीं डाल सकते, किसने कहा वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते। एक सिख यहाँ पे खड़ा होके कह दे मैं बीजेपी अभी छोड़ दूंगा। इतना मतलब चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की, उनको यूज करने की, अब नहीं हुआ। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख है भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। तो बताइए, क्या ये दिखाता नहीं है कि जो नैरेटिव की लड़ाई लड़ी जा रही है वो कहीं लोगों के मन में घर कर रही है, इसीलिए इस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं? नहीं पद्मजा जी, देखिए हिंसात्मक कोई भी अगर रिएक्शन है वो तो निंदनीय है, उसकी तो कोई जगह ही नहीं है डेमोक्रेसी में। पर एक बात आप समझिए, जब राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और ये कहते हैं कि प्रश्न ये है कि क्या एक सिख, एक सरदार पगड़ी पहन पाएगा कि नहीं, तो ये एक बहुत ही आपत्तिजनक स्टेटमेंट थी। जब उनकी स्टेटमेंट को सपोर्ट मिलता है पन्नू से, सिक्स फॉर जस्टिस, ये फिर झूठ बोल रहे हैं। पर सर उसके लिए आप 11 लाख रुपए देकर के उनकी जबान तो नहीं कटवाएंगे ना। ये बात तो सच है कि आम आदमी जो है वो कैसे देखता है, वो कहते हैं कि आप नर्वस हो रहे हैं, तभी आप राहुल गांधी पे हमला कर रहे हैं। बात सुनिए, कांग्रेस ने क्या किया था 2013 में? मोदी जी पे हमला किया था, कहा था वो चाय वाले हैं, नतीजा क्या हुआ था? मैंने शुरुआत ही पद्मजा जी ये कह के करिए कि हिंसात्मक प्रतिक्रिया की तो कोई जगह ही नहीं है, जबान काटना, और ये तो बिल्कुल निंदनीय है, चाहे जिसने बोली हो ये बात, इसमें तो कोई शक ही नहीं। पर आप एक बात समझिए, अगर राहुल गांधी विदेश में जाके झूठ बोल रहे हैं, पंजाब एक लौता राज्य है पद्मजा जी देश में जहां ब्लास्फेमी लॉ है, प्रॉपर ब्लास्फेमी लॉ है, जहां पर वीर साहबजादों के लिए बाल दिवस मनाया गया, जहां लंगर से जीएसटी हटाया गया, जहां पे अफगानिस्तान से 3 गुरु ग्रंथ साहिब जी को लाया गया सरमाथे जब तालिबान ने टेक ओवर किया, वहां पे अगर आप ऐसी बात करते हैं विदेश में जाके कि सवाल यह है कि सिख क्या अपनी पगड़ी पहन पाएंगे, तो आपत्ति है इस बात पे। इस तरह की बात जब आप इलान उमर से मिलते हैं, जब आप सिक्स फॉर जस्टिस के जो आपको एंडोर्समेंट मिली उसको रिफ्यूज क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते कि नहीं वी डोंट नीड देयर एंडोर्समेंट? ठीक है, इससे पहले कि अतुल जी इसका जवाब दें, घनेन जी बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं। घनेन जी, आपकी पार्टी कह रही है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, उल्टा नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है, हम तो और ज्यादा गति से अब काम करने वाले हैं, हम 2047 की तैयारी करके बैठे हुए हैं। देखिए पद्मजा जी, चुनाव से पहले भी इस तरीके की बातें की गई थी। नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे बहुत अच्छा हो रहा है देश में, मैंने बहुत विकास कर दिया 10 साल में, देश के लोगों ने आईना दिखा दिया, 400 की बात करने वालों को 240 पे लाके खड़ा कर दिया। और जिस तरीके की ये सरकार चल रही है, ये सरकार अहंकारी सरकार है, ये सरकार तानाशाही की सरकार है, ये सरकार नौजवानों के खिलाफ की सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार महिला विरोधी है। आज देश का कोई तबका ऐसा नहीं जो इस सरकार के आतंक से दुखी ना हो। ये सरकार ने लोगों को सिर्फ मारने का काम करा, कह रहे 100 दिन का एजेंडा। अब इनसे पूछिए 100 दिन के एजेंडे में आज प्याज जो है 100 रुपए किलो हो गया, टमाटर इनके राज में 200 रुपए किलो बिके, अरहर की दाल इनके राज में 300 रुपए किलो बिची, जो गरीब की कुकिंग का ऑयल है मस्टर्ड ऑयल वो 250 रुपए लीटर बिका, ये सबने देखा। आज पेट्रोल 100 के पार, 100 के पार, इस तरीके की सरकार ये लोग चला रहे हैं। कह रहे जी बहुत अच्छी चीजें चल रही है, नरेंद्र मोदी बहुत विकास कर रहे हैं, ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, आज इकोनॉमी का ये हाल है कि इकोनॉमी का बंटाधार हो गया, देश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, और ये जितने भी लोग बैठे अजय आलोक जैसे, और जिस तरीके से आपने एक राजनीतिक विश्लेषक बिठाए भारतीय जनता पार्टी वाले, ये सब कह रहे बहुत अच्छा। अरे गरीब से जाके पूछो ना, आज गरीब के लिए दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जो गरीब को हर महीने 8 से 10 हजार रुपए की राहत दे रही है। आज हम पहली सरकार है देश की जहां बिजली फ्री है, जहां पानी फ्री है, जहां महिलाओं की यात्रा फ्री है, और सब कुछ फ्री करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की इकोनॉमी डबल कर दी, दिल्ली का बजट डबल कर दिया। ये गवर्नेंस होती है। गवर्नेंस ये नहीं होती कि लोगों से पैसा लो, लोगों पे टैक्स की मार मारो, लोगों पे जीएसटी की मार मारो, और कर्जा किसका माफ करो। डॉक्टर अजय आलोक, गवर्नेंस ऐसे होती है, अरविंद केजरीवाल मॉडल प्लस राहुल मॉडल। पद्मजा जी, एक तो करेला उस पर से नीम चढ़ा, और बोला तो बोला, कट्टर नीरज कपटीवाल की पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, हमें कह रहे हैं 240, अरे 24 सीट लड़ने की औकात नहीं और 240 पे प्रश्न उठा रहे हैं। मॉडल केजरीवाल मॉडल, कौन सा मॉडल? शराब घोटाले का मॉडल? कौन सा मॉडल? इतिहास के पहले मुख्यमंत्री, भारतीय लोकतंत्र पर स्वर्णिम इतिहास कलंकित किया, लिखा जाएगा कागजों में स्वर्णिम अक्षरों से कि पहला मुख्यमंत्री जो 5 महीना जेल में बैठ के मुख्यमंत्री पद से उसने इस्तीफा नहीं दिया।
पहला मुख्यमंत्री जो प्रतिबंधित मुख्यमंत्री हुआ बाहर निकल के, मुख्यमंत्री होकर सीएम सचिवालय नहीं जा सकते, साइन नहीं कर सकते हैं, अतः निर्लज्जता से साइन करने, इस्तीफा देने का नौटंकी। अरे मतलब महान निर्लज्ज, कट्टर निर्लज्ज है केजरीवाल, इसमें कोई शक ही नहीं है। शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, पानी की फ्री पानी की बात कर रहे थे। कितनी बार आपने रिपोर्ट चलाई है बरसात के पहले, जब दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था और टैंकर माफिया, सारे आम आदमी पार्टी, पापी पार्टी के लोग घूम के पानी बेच रहे थे। ये पानी बेचने वाले लोग ये बात करेंगे। केजरीवाल को कहिएगा कल इस्तीफा देने के पहले यमुना जी में स्नान करके जाएंगे इस्तीफा देने। करें जी। उनका 20 का वादा था, म्युनिसिपल चुनाव में भी वादा था, दूसरे को फेल सरकार बोलने से पहले गिरबान में जाके यमुना में स्नान करें, वीडियो शूट करवाएं, तब भेजें। पद्मजा जी, नरेंद्र मोदी जी गंगा में स्नान करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी 1993 से लेकर 2027 हो गए। नरेंद्र मोदी जी तो गंगा में स्नान करते ही है बनारस में, हमेशा करते हैं। पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के 14 जनवरी को फिर करेंगे गंगा में स्नान, बोलने का काम करते हैं। दिल्ली के लोगों ने 27 साल से असेंबली से बाहर करा हुआ इनको, और दिल्ली के लोगों ने, केजरीवाल ने पता कितनी बड़ी शिकायत थी, 70 में से 67 सीटें, 67 सीटें आम आदमी पार्टी को। ये दिल्ली के लोगों का है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला ना, जनता अपनी गलती तुरंत सुधारती है, चिंता मत कीजिए। सारी साजिश विफल जनता अपनी गलती बहुत सुधारती है आराम से। साजिश विफल होगी। अरे हिम्मत है, चुनौती दी है अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को, चुनाव करवा के देखो। कल चुनाव कराओगे दिल्ली में, अरे तो विधानसभा भंग करो ना, अरे विधानसभा भंग करो, चुनाव हो जाएंगे। विधानसभा भंग करने बोलिए ना, कल बोलिए यमुना जी में स्नान करेंगे दिल्ली के, और जाके विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे एलजी से। हिम्मत है, हिम्मत है, खड़े होकर नरेंद्र मोदी को, हिम्मत है, हिम्मत है। अरे हमें क्या चैलेंज दिया है? आपके हाथ में कर दीजिए, आपके हाथ में करिए ना भाई, मना किसने किया? कट्टर निर्लज्ज पार्टी करिए, केजरीवाल के पांव की धूल भी नहीं है नरेंद्र मोदी, धूल भी नहीं है, धूल भी नहीं है अरविंद केजरीवाल। कप्टीवाल, अरविंद केजरीवाल ने काम कट्टर निर्लज्ज कप्टीवाल 2 दिन में नहीं कर सकते। पूरी दिल्ली बोल रही है, बड़ा झूठा आदमी। 45 लोग डूब के मर गए मेन होल में इस बरसात में दिल्ली में। नरेंद्र मोदी से बड़ा भ्रष्टाचार। 45 लोग दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डूब के मर गए नालियों में। शर्म की बात है। अतुल लोंढे जी, यही एक प्लस पॉइंट मिल जाता है बीजेपी को कि और वक्त पे तो आप लोग सब हम साथ साथ है, पर जब आम आदमी पार्टी की बात आती है तो कांग्रेस और आपके बीच में कभी नीम, कभी शहद, कभी आपके नेता कहते हैं कि ये कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, फिर उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। बीजेपी इसी मामले में आगे निकल जाती है, कहते देखो ये तो सब भ्रष्टवादी लोग साथ में खड़े हुए। नहीं देखिए, अभी भाषा का स्तर आलोक जी जैसा प्रवक्ता गिराता है तो बुरा लगता है, लेकिन फिर मैं कहूँ क्या कि एक तड़ीपार को देश का गृह मंत्री बनाया, कहूँ क्या मैं करण जी को एक विनती करूंगा। करण जी, राजरत्न अंबेडकर जो परपौते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के, उन्होंने क्या कहा एक बार वो भी सुन लीजिए, नहीं तो मुझे नंबर भेजिए इनका, मैं इनको भेजता हूँ वो। और रही बात, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप, हम आपका साथ देंगे। 50% की मियाद हटा दो, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाओ, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। 50% की मियाद हटा दो। एक व्यक्ति जिसमें बलात्कार का केस चला हो उसको एलओपी बना दिया, हटा दो, हम साथ में खड़े हैं। क्या हम साथ में, मैं भी कहूं क्या, एक व्यक्ति जिसमें बलात्कार का केस चला हो उसको एलओपी बना दिया, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, बस कहूं क्या? नहीं मैं भी कहूं क्या? ये देखो बलात्कारी कट्टर बलात्कारी पार्टी, आप गिरा रहे हैं, राजभूषण शरण सिंह को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। देखो अब तुम काम पे आ गए, सिंह को बलात्कारी को उठा के कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, जिससे मुकदमा चल चुका हो, अभिमान को और स्वाभिमान को, महिला और एलओपी बना दिया, और मुझे कह रहे हैं घसीटा है। अभी महाराष्ट्र में बलात्कार हुए उसमें तुम्हारे सारे लोग हैं, एबीवीपी के लोग देश की बुराई करते हैं, बाहर में जाके भी देश की तुम्हारे स्वाभिमान की बात जो रेप हुआ, सारा सचिव एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, आरएसएस का थाली के चट्टे बट्टे हैं आप लोग। आरएसएस का देश का सबसे बड़ा कैंसर है कांग्रेसी, बता दे रहा हूं। जो बलात्कारी निकलता है बड़ा कैंसर है कांग्रेसी। अरे देश साल से देश की जड़ों में मट्ठा बोलने का काम कर रहे हैं। बालेश धनखड़ नाम का ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज, जब तक गांधी परिवार है ना, कांग्रेस इस देश की जड़ों में मट्ठा बोलते रहेगी। कैंसर है देश के लिए आप लोग। और इस देश के प्रधानमंत्री 2015 में राजू सबनानी, हिजबुल्लाह का साथीदार, सोचिए राजू सबनानी हिजबुल्लाह का साथीदार, उससे 1 लाख रुपए का चेक लेते हुए 70 साल में इस देश ने पहली बार देखा। चाइना के साथ डील करने, चाइना से चंदा लेने वाले मुझे ज्ञान एक आदमी से, और वो आपके वो भी ये मान रहे हैं कि तीसरा टर्म तो मिल गया है मोदी सरकार को, पर हमेशा आप में हिचकिचाहट रहे कि बीजेपी में हिचकिचाहट रहे, गंगा मैया की साफ सफाई के लिए वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा। 100 दिन में काम हुए बट कॉन्फिडेंस नहीं है।
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तड़ीपार को गृह मंत्री बनाया। देखिए, अब बोलने दीजिए भाई अतुल जी। अब आप देखिए, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, पर मुझे बड़ा दुख होता है जब प्रियंका वाड्रा लाल सिंह को, जो कथुआ रेप में हुआ उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ, जिसको बीजेपी ने निकाला, उसको आपने टिकट दिया जम्मू कश्मीर में और स्टार कैंपेनर बनाया जम्मू कश्मीर के इलेक्शन। और करण जी, उनके साथ जब सिमीर होसबेल केरला में कास्टिंग काउच की बात उठाती है तो आप लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। तो आप जब केरला में ये हरकत करते हैं, करण जी, जब वो मोर्चा निकाल रहे थे तब पूरा मीडिया और पूरी बीजेपी वो दो मंत्रियों के नीचे खड़े थे। ये बात आप जरा कहां थे करण वर्मा? ममता बनर्जी, वर्मा कहां थे? देखते हैं आरजी का रेप होता है, करण वर्मा कहां थे? शरण सिंह अगर महिलाओं का शोषण कर रहा था, इस देश के स्वाभिमान अभिमान महिला पहलवानों का शोषण कर रहा था, तब कहां थे बीजेपी और करण वर्मा? कड़वा थू नहीं चलता सर। कहां थे कुलदीप सेंगर के वक्त? नहीं चलेगा। देखिए, वो बात फिर वही आकर के अटक जाएगी कि वो आपके प्रदेश में ऐसा हुआ, आपके नेता वैसे हैं। ये इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं। बिल्कुल दोनों की बुराई होनी चाहिए, पर अंत में ये पूछना चाहती हूँ, 100 दिन मोदी सरकार के, अतुल जी आपसे शुरुआत करती हूँ, एक अच्छी चीज आप बताइए जो आपको लगता है सरकार ने सच में की है। आपको लगता है नजर में कुछ भी अच्छा हुआ है पिछले 100 दिनों में, या सब बेकार था? ऐसा है पद्मजा जी, मैं कौन हूं? 4 स्टेट के चुनाव है, मेरा ये स्टेटमेंट ध्यान में रखो। 4 स्टेट के चुनाव है, मैं कौन हूं इस देश की जनता जवाब देने वाली है। 79 सीटें इन्होंने चोरी है, हत्याई हुई सरकार है। ये वोट फॉर डेमोक्रेसी ने सिद्ध करके दिया कि इन्होंने जो 5 करोड़ वोट बढ़ाया है उसमें इनकी 79 सीटें आई है, नहीं तो 160 सीटों के ऊपर ये जीते नहीं है। ठीक है, 100 दिन का जवाब 4 राज्यों से आपको मिल जाएगा। अजय आलोक, आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई पिछले 100 दिनों में? जो टारगेट सेट किया था उसमें सरकार को कुछ जो करना था, जो लक्ष्य था, उससे कुछ कमी रह गई? पद्मजा जी, आपके पास लिमिटेड कार्यक्रम में समय होता है, नहीं तो मैं बोलने लगूंगा ना तो अकेले 45 मिनट सरकार ने 100 दिन में क्या क्या किया है उसमें बोल सकता हूं विद डेटा एंड विद फिगर। रॉकेट टेक ऑफ कर चुका है, और रॉकेट टेक ऑफ जब कर जाता है ना तो वो फिर रोटेट करके और अपना काम करके ही लौटता है। तो ये मोदी 3.0 का रॉकेट टेक ऑफ कर चुका है। 5 साल ये लगातार विकास और प्रगति करेगा और 29 में फिर से रॉकेट टेक ऑफ करेगा। तैयार रहिए, 4 राज्यों की बात कर रहे हैं, राज्य क्या हम देश भी स्वीप करेंगे। सुनील यादव जी, कुछ अच्छा कुछ खराब 100 दिन का हिसाब? जी जी, देखिए अच्छी बात यह है 100 दिन में कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो सदन में कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, उस प्रधानमंत्री जी ने सहयोगियों के सामने घुटने टेक दिए। और अगर बीजेपी जो नहीं कर पाई, जैसे अगर ये बहुमत में आ गए होते, संविधान खत्म कर देते, लोकतंत्र को कमजोर कर देते, मनमानी करते और शायद पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण भी खत्म कर देते। वो नहीं, आरक्षण राहुल खत्म कर रहे हैं, कर भी नहीं पाएंगे। हम केवल एक बात, आरक्षण राहुल खत्म कर रहे हैं। आपने शुरुआती दौर पे कहा कि मोदी जी 50% की मियाद हटाओ, साथ में हम खड़े। अभी तुम्हारी पोल खोल देता हूं। आरएसएस भरोसा नहीं कर रही है तो किसान कैसे करेगा, आरक्षण राहुल खत्म कर रहे हैं, महिलाएं कैसे करेंगे? बयान पे सफाई देनी पड़ी। करण जी मैं आपको सुन रहा था, आपको क्या मालूम है कि इस देश में कौन सी ऐसी सरकार है जिसने बलात्कारियों को जेल से रिहा किया और फिर माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई तो फिर वो बलात्कारी जेल गए? वो कौन सी राष्ट्रवादी पार्टी? आपको नाम मालूम है उसका? उसके नेताओं का नाम मालूम है? नाम है भाजपा, नेता मोदी जी, शाह जी, जिन्होंने जेल से उनको रिहा किया था। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों के चिमन भाई पटेल की सरकार ने वो कानून बनाया था। चिमन भाई पटेल किसके थे? सुनील भाई, चिमन भाई पटेल किसके थे? उन्हीं की सरकार ने कानून बनाया था 92 में। नहीं, 10 साल से ज्यादा सश्रम कारावास के बाद खड़े हैं और ये देश चिमन भाई पटेल किसके थे? और मैं केवल एक बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में असली जवाब जनता जनार्दन देती है। आपको जवाब देखना है पद्मजा जी, तो आप जम्मू कश्मीर का रिजल्ट देखिएगा, हरियाणा का देखिएगा, फिर महाराष्ट्र का देखिएगा, फिर झारखंड का देखिएगा और फिर बिहार और दिल्ली का देखिएगा। बिहार के बाद फिर बयार बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी। दिल्ली हम लोग कभी इस पर बहस नहीं करेंगे कि आज प्रधानमंत्री जी के 500 दिन पूरे हुए। ठीक है, 100 पर तो बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक लोकतंत्र में सरकार का जो काम है, उसके जो वादे थे, उसका हिसाब लोग करते हैं, वो जाकर ईवीएम में अपना जवाब दर्ज करते हैं।